डॉक्टर साहब, आज जो है आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान राब्ता हुआ है। क्या कोई बड़ा मिसाक जमहूरियत होने जा रहा है? काफ़ी दिन पहले हुआ है। उसकी वजाहत जो है वो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कर दी कि काफ़ी दिन पहले रब्ता हुआ। सही। और ख़बर उसकी ज़ाहिर है आज आई है और अब पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ शुरू हो रही हैं, राब्ते शुरू हो रहे हैं, लेकिन ख़द-ओ-ख़ाल वाज़ेह नहीं है कि हुकूमत कौन किसके ख़िलाफ़ खड़ा होगा, इत्तेहाद कैसे बनेंगे, कैसे क्या होगा सारा सिलसिला, वो ख़द-ओ-ख़ाल अभी उसके वाज़ेह नहीं है। लेकिन और उसमें ये भी आज बड़ी इंटरेस्टिंग जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से बात आई है वो ये है कि तहरीक इंसाफ के भी जो कायदीन दस्तयाब होंगे, दस्तयाब यानी जिनकी शॉर्टेज नहीं होगी मार्केट में, तो वो उनसे भी रब्ता किया जाएगा। तो ये अब किस तरह से इत्तेहाद कैसे बनेंगे, एमकेएम का डेलीगेशन भी मिल रहा है मियाँ साहब से, क्योंकि ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ साहब एक आम तासुर यही है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो अगले वज़ीर आज़म हैं, तो अब उनके साथ इत्तेहाद कैसे बनेगा, कैसे एडजस्टमेंट्स होंगी, फिर अपोजिशन में कौन होगा, फिर उस सूबों की हुकूमतें कैसे तश्कील पाएंगी। तो तीन चीज़ें हैं जो बुनियादी तौर पे वो साथ साथ चल रही हैं, ठीक है, बल्कि इसको चार कह दें, चार मामलात साथ साथ चल रहे हैं। एक है इलेक्शन जिसकी तारीख का ऐलान हो गया और मतलब है कि उसको ये अच्छा हुआ कि इलेक्शन कमीशन और जो सदर के दरमियान जो मामलात थे वो हुए, ख़त्म हुए, बात आगे बढ़ गई इलेक्शन के डेट आगे। फिर इसमें जो है वो दूसरा मामला तो एक तो ये है, अच्छा इसमें अच्छा फिर साथ ही इलेक्शन से पहले जो है वो बहुत सारे फैसले होने हैं अदालतों से कि मतलब नाअहलियत, अहलियत, वो सारे मामला भी वो भी चलने हैं। फिर जो है वो तो एक ये है बिल्कुल एक अलग, अगर हम तीन चार अलग अलग बॉक्सेस में रखें, आपस में इंटर लिंक भी हैं लेकिन एक तरह से अलग अलग भी हैं। तो दूसरा एक तो ये है कि इलेक्शन, मुंतखब हुकूमत का आना और मुंतखब हुकूमत, इंतखाबात और अवाम की नुमाइंदगी और जमहूर, तो ये तो हो गया एक मामला। दूसरा जो मामला है वो है मुल्की मईशत, कि मुल्की मईशत कहाँ जाएगी, कैसे होगा, क्या किस तरह, मतलब है कि कितना कर्जा चढ़ गया, क्या होगा, क्या वो अपनी जगह पे। और क्योंकि जो भी हुकूमत आएगी ये तो केयर टेकर गवर्नमेंट को तो एक अभी शायद IMF के साथ इनके अच्छे मामला चल रहे हैं, जो भी अगली हुकूमत आएगी उसके सबसे पहले उसके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा होगा जो इकॉनमी का। और तो अच्छा ये हो गया दूसरा मामला। और तीसरा जो मामला है वो है सिक्योरिटी चैलेंजेस, और सिक्योरिटी चैलेंजेस को लिंक करें आप ये खित्ते और दुनिया के वाक़यात के साथ, ठीक है, और बल्कि मईशत को भी उसके साथ लिंक कर दें, बल्कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो को भी उसके साथ लिंक कर दें, क्योंकि जो भी कुछ होगा वो खित्ते और दुनिया के हालात को वाक़यात तय करेंगे अल्टीमेटली। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक साथ साथ चल रही हैं, लेकिन जो आज के दिन तक बुनियादी बात है वो ये है कि एक बड़ी आग फैल रही है। वो आग पहले ही बहुत बढ़ चुकी थी लेकिन अब वो फैलती नज़र आ रही है बदकिस्मती के साथ। और जो सरकारी आदाद व शुमार हैं जिसके ऊपर मगरबी मीडिया और अरब मीडिया जो मुत्तफ़िक हैं वो ये हैं कि 10,400 लोग शहीद हो गए गज़ा में और मगरबी किनारे में। और अच्छा अब आप ये देखें कि एक महीने में 10,000, यानी ये ऐसी फिक्र नहीं है जो भूली जाएगी, ये ऐसे आदाद शुमार नहीं है जो कहते हैं ना टाइम्स टू कम, मतलब जो मिडल ईस्ट की या इस खत्ते की जानते हैं डायनामिक्स को लोग, ये 10,500 10,000 जो हैं जिसमें से आधे बच्चे हैं, आधे जो हैं वो 12 साल से कम उम्र है, 5,000 से तादाद ऊपर हो गई है, वो 12 साल से कम उम्र बच्चे हैं। तो अब
जो और अभी भी शदीद बॉम्बिंग हो रही है, और ये मामला कहाँ जाएगा अभी ये आगे खिंच रहा है, ठीक है, आग फैल रही है। मैंने उससे कहा ना कि ये बिल्कुल मुख्तलिफ जगहों पे, मिसाल के तौर पे, मतलब इंसानी जान तो इंसानी जान है, लेकिन मसला ये है कि सूडान में लड़ाई हो रही है, खाना जंगी हो रही है, उधर से वो मार रहे हैं, उधर से वो मार रहे हैं, वो एक होता है तो वो जनाब वो कुछ हो गया। बाज़ मामला ऐसे होते हैं जिनकी हसासियत बहुत है, बहुत ज़्यादा हसासियत होती है। तो ये जो फ़लस्तीन का मामला है और ये अरब दुनिया, मिडिल ईस्ट, ये इसकी हसासियत यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और मैंने कल भी बात की थी अम्बिया की सरजमीन। तो अम्बिया जो हैं, जब हम कहते हैं तो उसमें तीनों मज़ाहिब, ठीक है, और वहाँ पर अल्टीमेटली जो है वो इसका एक बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा क्या, बुनियादी जो है वो तो इसमें रिलीजन का ही, मज़ाहिब का ही है सिलसिला। और मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं मुसलमानों से कि आप यहाँ से, फ़लस्तीनियों से कि आप यहाँ निकलें और आपको हम एक पैसिफिक आइलैंड के एक जजीरे में बसा देते हैं, ऐसा तो नहीं है। वो तो वहाँ पे तो मस्जिद अक्सा, बिल्कुल, यरूशलेम, और इसी तरह से आप यहूदियों से कहें कि आप ये जगह छोड़ दें और ऐसा करें कि आपको हम वो हवाई के नज़दीक एक जजीरा देते नहीं, उनको उनके लिए भी वर्द, उनकी मुकद्दस है जगह। और यही सिलसिला जो है वो क्रिश्चियंस का भी है। अच्छा, लेकिन इसमें जो है वो तो इसकी वो जो मतलब ये इसकी वो इस हैसियत है इस जगह की। अब इसमें जो है वो क्या हो क्या रहा है। पहली बात तो ये हुई है कि जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है, सेक्रेटरी ब्लिंकन का दौरा सीधे अल्फाज में बात की जाए तो एक नाकाम दौरा, सही, क्योंकि इस दौरे का जो मकसद था वो ये था कि किसी तरह से जंग बंदी हो और मामलात कहीं आगे की तरफ बढ़ें और सफारतकारी को काम कर जाए, तो वो तो नहीं हो सका। और उसमें जो, बल्कि उसमें मज़ीद हालात उसके नतीजे में ख़राब हो गए, क्योंकि ये देखें, एक महीने के दौरान जो है इस सेक्रेटरी ब्लिंकन का दूसरा दौरा है। सदर बाइडन से उर्दन में मुलाकात से इनकार और एक समिट का मंसूख होना, ये मामूली बात नहीं। और फिर दूसरी बात जो है वो ये कि ऑस्टिन लॉयड भी वहाँ पे, और जो इस वक्त सबसे अहम, अगर इन सारी शख्सियात से अहम कोई शख्सियत इस वक्त मशरिक़ वस्ता में मौजूद है, इसराइल में, और वो शायद इसराइल के बाद वो इजिप्ट या बाकी मुल्कों की तरफ भी जाएं, वो CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स हैं। विलियम बर्न्स भी इस वक्त इसराइल और उसके बाद वो शायद कतर का उनका प्लान बने या क्या, तो क्योंकि वो इतना ज़्यादा मामला उलझ गया और ख़राब हो गया कि वो विलियम बर्न्स का बड़ा एक्सपीरियंस है मिडिल ईस्ट का भी, वो रशियन भी बड़ी अच्छी बोलते हैं और वो अरबी भी अच्छी बोलते हैं, और वो CIA के डायरेक्टर और सफारतकार रहे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो डिप्लोमेट हैं, यानी वो इंटेलिजेंस की बड़े अदारे को हेड कर रहे हैं, लेकिन वो बड़े डिप्लोमेट रहे हैं। तो रशियन भी बोलते हैं, वो अरबिक भी बोलते हैं, ज़ाहिर है उनका एक कैरियर है पूरे डिप्लोमेटिक, वो मिडिल ईस्ट की डायनामिक्स को समझते हैं। लेकिन मसला ये, तो CIA का अपना एक सिलसिला है सारा, तो मोसाद के और इंटेलिजेंस के चीफ्स के साथ उनकी मुलाकातें हो रही हैं वहाँ पे, और उसके बाद वो बाकी ये सेक्रेटरी ब्लिंकन, ये तो जाहिर है कि CIA के चीफ भी आते जाते रहते हैं और सेक्रेटरीज भी चेंज होते रहते हैं, लेकिन अमेरिकन डीप स्टेट के अपने मामलात होते हैं। तो मतलब अगर ट्रंप होते इस वक्त सदर, तो मतलब इस पूरे एक महीने में वो 8, 10, 15 लोग ट्विटर पे फायर कर चुके होते हैं। ये अगर ट्रंप इस वक्त सदर, हाँ, कई लोगों को फायर कर चुके होते हैं वो, ठीक है। और तो इस वक्त हुआ, अच्छा अब हुआ क्या, अब देखें क्या मामला क्या हुआ। मामला ये हुआ कि सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं वो 3 जगहों पे गैर एलानिया तौर पे पहुँचे। एक तो उनका मगरबी किनारे आने का इरादा नहीं था, वो मगरबी किनारे आए, महमूद अब्बास से मुलाकात हुई, फिर वो साइप्रस गए, कल भी हमने बात की। साइप्रस वो गए इसलिए, कब्रस इसलिए गए कि हमने शुरू में ये बताया था कि जब ये 7 अक्टूबर वाला वाक़या हुआ तो उसके अगले दिन या दूसरे दिन जो फौरी तौर पे जो है वो अमेरिकन्स को मतलब एक पैनिक फैला, और उसके नतीजे में अमेरिकन डिप्लोमेट्स जो हैं लंबा एक सफ़र करके साइप्रस के जजीरे तक, मेडिटेरियन को क्रॉस करते हुए वहाँ तक गए।
लेकिन तीसरा जो उनका अनएक्सपेक्टेड दौरा था वो ये हुआ कि वो कल रात को, जाहिर है कि रात की फ़्लाइट्स हैं, जो मैंने कल भी हमने बात की थी कि मुंह में रात को फ्लाई करते हैं, जो ख़ास तौर पे जब जंग के हालात हों या सिक्योरिटी बेस। तो रात को वो बगदाद उतर गए, टर्की के बजाय वो बगदाद पहुंच गए, सेक्रेटरी ब्लिंकन, और बगदाद पहुंच गए। और बगदाद पहुंचने के बाद वो बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहले तो वो गए ग्रीन जोन का जो इलाका है, जो कि याद दिलाता है कि यहाँ पे 2003 में अमेरिकन फ़ौज आई थी, और उसके बाद वो पूरा वहाँ पे एक वो किला सा पूरा बना, और वहाँ पे तो एक मरहला ऐसा था कि 1,70,000 फ़ौज मौजूद थी। अब वहाँ पे 2,000 से 2,300 तक अमेरिकन ट्रूप्स मौजूद हैं। और अगर हम इसको देखें कि वहाँ पे ट्रूप्स की तादाद तो एग्जैक्टली 2,500 इराक़ में हैं, 13,500 कुवैत में, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और इसराइल जो है वो वहाँ पे अनक्लियर, लेकिन एटलीस्ट वहाँ पे 1 बेस है। ठीक है, ये एक्सियस की कर्टसी मैं ये यहाँ पे मैप दिखा रहा हूँ कि अभी करंटली कितनी ट्रूप्स मौजूद हैं एज ऑफ अक्टूबर 2023। अब इशू ये है सारा कि वो बगदाद उतर गए। बगदाद उतरने के बाद वो गए सीधा जो है वो एयरपोर्ट से जो है वो अपाची हेलीकॉप्टर में वो गए एम्बेसी, सेक्रेटरी ब्लिंकन। और सेक्रेटरी ब्लिंकन ने वो प्रॉपर वो जो बैलिस्टिक वेस्ट यानी होता है कि हमला ना हो, तो वो पूरे उन कपड़ों में वो थे। ज़ाहिर है कि हालात ऐसे हैं कि उसमें सेक्रेटरी ब्लिंकन को भी उसी तरह ट्रैवल करना पड़ रहा है। और उसके बाद उनकी मुलाकात वहाँ पे इराक़ के वज़ीर आज़म से हुई। अच्छा, इराक़ के जो वज़ीर आज़म मोहम्मद शिया सूडानी, मोहम्मद शिया सूडानी जो हैं ये आप देखें ना कि इराक़ में ये 1925 का जो आइन था, वो इराक़ का आइन, ये जो अभी आइन है ये तो 2005 का है ना। अमेरिकन जब आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे आके इन्होंने वो जलाल तलाबानी और उसके बाद फिर नूर अल मालकी और उससे पहले वज़ीर आज़म, तो ये तो सारा, लेकिन उससे पहले ये इनके इराक़ के आइन का बड़ा कचूमर निकला है। पिछले 100 सालों में बड़ा कचूमर निकला है। कभी बादशाह, कभी यहाँ पे सदर, कभी यहाँ पे सद्दाम हुसैन, तो एक सदर ही थे सद्दाम हुसैन के, सदारती निज़ाम आ गया, फिर वो सद्दाम हुसैन उससे पहले वज़ीर आज़म थे, फिर वज़ीर आज़म से वो सदर बन गए, फिर सदर से वो मतलब है कि वो बहरहाल फिर एक तवील उनकी, तो ये जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है 2005 में बना था। और पिछले साल इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन में झगड़ा हो गया था। झगड़ा इस तरह से हुआ था कि वहाँ पर जाहिर है कि वज़ीर आज़म, क्योंकि आबादी अक्सरियत वहाँ पे अहले तशी की, तो वज़ीर आज़म अहले तशी, तो मुक़्तदा सदर ने सीटें ज़्यादा लीं। मुक़्तदा सदर जो हैं उनकी सीटें ज़्यादा थीं, लेकिन मुक़्तदा सदर की सीटें ज़्यादा थीं, लेकिन जो वो हट गए पीछे से, और मतलब उन्होंने अपने आप को पीछे विड्रॉ किया, और मोहम्मद शिया सूडानी जो हैं वो वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। और ये वज़ीर आज़म इसलिए मुंतखब हुए कि जो ईरान का जो ब्लॉक था, वहाँ पर जो ईरान यानी प्रो ईरान जो मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस हैं या जो भी लोग हैं, उन्होंने इनको मुकम्मल सपोर्ट किया। उन्होंने इनको मुकम्मल सपोर्ट किया।